हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। आज के क्लास में हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन कौन से एसेट्स पे लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन लगाने के कौन कौन से कारण है, डेप्रिसिएशन के लगाने का कौन कौन सा मेथड है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, डेप्रिसिएशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ये सब हम लोग देखेंगे आज के क्लास में। नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे। क्लियर? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होती है। ओके, डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट AS 6 के अकॉर्डिंग होता है। ओके, तो मीनिंग हम लोग पहले देख ले कि मीनिंग डेप्रिसिएशन का क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन कहता है कि डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब कम, कमी। किसमें? द वैल्यू में। किसमें? द वैल्यू में ऑफ एन एसेट। किसके? एसेट के वैल्यू में जो कमी आती है, किस कारण से? ड्यू टू एनी कॉजेज। किसी भी कारण से एक एसेट्स के वैल्यू में ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीजिंग होती है, कमी आती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। कोई एसेट्स है, जैसे मान लो कि हमने कोई बाइक लिया, एक गाड़ी हमने परचेज किया, तो गाड़ी जब हम परचेज किए तो वो 1 लाख का पड़ा। जैसे जैसे हम उसका यूज करते गए उसका वैल्यू वैसे वैसे कम होता चला गया। तो जो कमी आती है उसका वैल्यू, जो हम 1 लाख में जो हम एसेट्स परचेज किए थे उसका वैल्यू दिन प्रतिदिन क्या होगा? कम होता चला जाएगा। तो जो कमी आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्लियर? उसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर ये हम लोगों को जानना है कि डेप्रिसिएशन में एसेट्स का यूज हुआ है। अब एसेट्स यहाँ पर क्या, कौन सा एसेट्स, किस एसेट्स की बात होगी यहाँ पर? तो डेप्रिसिएबल एसेट्स यहाँ पे बताया गया है कि डेप्रिसिएबल एसेट्स वो एसेट्स है जिस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। अब कौन कौन सा एसेट्स है? इसमें एक टेंजिबल फिक्स एसेट्स है तो फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स में भी टेंजिबल होता है, इंटेंजिबल होता है। तो टेंजिबल फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हमारे सामने में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट्स। जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, कार, मोटरसाइकिल, ये सब हमारा टेंजिबल फिक्स एसेट्स है। दूसरा है हमारा इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। अब इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ओनली हम फील करते हैं कि भैया ये हमारा एसेट्स है। जैसे कोई हमें लीगल राइट मिल गया, कोई अधिकार मिला हुआ है किसी काम को करने का, किसी चीज को यूज करने का हमें अधिकार मिला हुआ है, तो उसको बोलते हैं इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लीज, एनी लीगल राइट। कोई भी आपको लाइसेंस आप लेते हो किसी चीज का, वो आपका एक तरह से इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है। नेक्स्ट है हमारा वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसके जैसे जैसे उसमें से हम विड्रॉ करेंगे, मतलब निकालेंगे, वैसे वैसे उस एसेट्स में कमी आएगी। जैसे कोयले का खान है, जितना कोयला हम उसमें से निकालेंगे उसमें क्या होगी? कमी आती चली जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन। और वो हमारा एसेट्स कौन सा है? वेस्टिंग एसेट्स है। तेल का कुआं हो गया, पत्थर का खदान हो गया, ये सब हमारा वेस्टिंग एसेट्स में आता है। क्लियर? एक नोट हमने यहाँ पे लगा रखा है और इस नोट में हमने साफ साफ लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन नेवर चार्ज ऑन लैंड। लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं चार्ज होता है? क्योंकि लैंड का वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ता है, घटता नहीं है। ओके, जो जमीन आज के डेट में 10 लाख का था, वो जमीन 5 साल बाद देखोगे तो 50 लाख का हो जाएगा। ओके, तो लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। ओके, तो ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन अगर किसी एसेट्स में आती है तो वो किस कारण से आती है, वो कारण हम लोग देख लें। तो कारण में यहां पर हमने दे रखा है कि वियर एंड टीयर, टूट फूट के कारण किसी एसेट्स में टूट फूट हो जाती है तो उसके कारण उस एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। ओके, तो टूट फूट के कारण। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब होता है कि कोई एसेट्स ऐसा है जो एक्सीडेंट हो गया। ओके, कार है, एक्सीडेंट हो गया, उसका वैल्यू कम हो जाएगा। ओके, वैसे एक्सीडेंट कार और कभी लाइफ में खरीदना नहीं, ठीक है, मत परचेज करना, वो सब बहुत खराब चीज होता है, ध्यान रखना। पैसेज ऑफ टाइम, लीगल राइट्स। अगर हम कहीं से लीगल राइट्स हमें मिला है किसी एसेट्स को यूज करने का, तो जैसे जैसे उस राइट का समय बीतता चला जाएगा वैसे वैसे उसमें क्या एक कमी आएगी, उसका वैल्यू कम होता चला जाएगा। जैसे मान लो कि हमने एक बिल्डिंग लिया लीज पे, बिल्डिंग लिया लीज पे, 10 साल के लिए लीज पे लिया, 10 साल के लिए बिल्डिंग लीज पे लिया, तो कोर्ट से हमने पेपर बनाया कितना रुपया देना है 10 साल के लिए, तो उसको हम 5 लाख रुपया दे दिए। अब 10 साल के लिए हम 2 साल रहे,
तो 2 साल में उसका उस जो कोर्ट से एग्रीमेंट बनाया गया था 10 लाख का 5 लाख का 10 साल के लिए उस बिल्डिंग के यूज के लिए, तो उस 5 लाख में क्या 10 से हम डिवाइड दे देंगे तो 1 साल का किराया कितना बन जाएगा 50,000। हम 2 साल रह गए तो 1 लाख रुपया कट गई, तो 1 लाख रुपया क्या हुआ वहां पे डेप्रिसिएशन। क्लियर। नाउ नेचुरल कॉजेज भी होता है, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फायर हो गया, किसी एसेट्स कोई एसेट्स ऐसा है जो बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण, आग लगने के कारण उसमें कमी आती है, उसके वैल्यू में नुकसान होता है। नेक्स्ट परमानेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू, कोई एसेट्स ऐसा है जिसको हमने मार्केट में लगा रखा है, उसका वैल्यू कम हो गया, जो कमी आएगी वो भी डेप्रिसिएशन में आएगा। नेक्स्ट ऑब्सोलिसेंस, न्यू इन्वेंशन। मान लो कि जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप का क्या होता है एक जनरेशन आता चला जाता है, तो पुराना जो जनरेशन है वो क्या होता है आउटडेटेड हो जाता है, उसका वैल्यू कम हो जाता है, उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो एक पुराने एसेट्स की जगह पर एक नया इन्वेंशन होकर के एसेट्स आ रहा है, तो पुराना एसेट्स का वैल्यू क्या होगा कम हो जाएगा, पुराने एसेट्स का वैल्यू कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्सोलिसेंस, अप्रचलन जिसको बोलते हैं। डिप्लेशन, कोयले का खान, तेल का कुआं बताएं, जैसे निकालेंगे माइंस जो होती है, माइंस में से जैसे तेल निकाले, कोयला निकाले, पत्थर निकाले, तो उस खदान का वैल्यू क्या कम होगा, तो जो कमी आती है उसको बोलते हैं हम लोग डिप्लेशन। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे डेप्रिसिएशन का, तो वहां पे ये ध्यान रखेंगे कि डेप्रिसिएशन एसेट्स के कौन से कॉस्ट पे लगता है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ फैक्टर है जिसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो उस टाइम में हम आपको बताएंगे। क्लियर। तो यहां पे ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, एसेट्स का जो कॉस्ट होता है उसमें 2 चीज शामिल होता है। जब हम मार्केट से कोई एसेट्स परचेज करते हैं, क्लियर, एसेट्स परचेज, मान लो कि मशीन हमने मार्केट से परचेज किया, तो सप्लायर को जितना रुपया दिए वो, मान लो किसी सप्लायर से हमने 10 लाख में एक मशीन परचेज किया, तो 10 लाख रुपया वो हो गया, और उस मशीन को अपने फैक्ट्री में, अपने बिजनेस में इंस्टॉलेशन कराने के लिए जो खर्च किए हैं, इंस्टॉलेशन चार्ज 50,000 रुपया वो मानो, तो वो भी उस एसेट्स के कॉस्ट में इंक्लूड होगा, उस एसेट्स के कॉस्ट में इंक्लूड हो गया, तो 10,50,000 आप कॉस्ट होगा। तो ये चीज याद रखेंगे, जो एक्चुअल हमने पेमेंट किया है सप्लायर को वो अमाउंट और इंस्टॉलेशन चार्ज ये दोनों कॉस्ट में आती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट्स। अब ये क्या होती है, जैसे हमने मशीन तो परचेज किया, अब यहां पर हमें यह देखना है कि भैया ये मशीन कितने साल चलेगा, कितने ईयर तक हम इसको यूज कर सकते हैं, तो 10 साल तक। 10 साल के बाद क्या उस मशीन का कुछ भी नहीं बचेगा, बचेगा, तो जो बचा उसको बेचने से जो अमाउंट हमें रियलाइज होगा उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, उसको बोलते हैं हम लोग स्क्रैप वैल्यू। अब यहां पे जो 10 साल हमने अनुमान लगा कि ये मशीन 10 साल चलेगा, 10 साल अपने बिजनेस में यूज करना है इसको, उसके बाद हटा देना है, तो 10 साल, ये जो 10 ईयर्स है ये हमारा एक एस्टिमेटेड लाइफ है, चला तो नहीं है अभी, हम सोचे हैं कि नहीं 10 साल चलेगा, चलाए तो नहीं है अभी 10 साल, ये 10 ईयर्स एक्चुअल में तो रन नहीं हुआ है, तो ये हमारा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हो गया ये। ओके, तो यूजफुल लाइफ यहां पर मेन फैक्टर आ जाता है। यूजफुल लाइफ 2 तरह से होता है, एक तो हमने मशीन के बारे में एस्टिमेट किया, और दूसरा क्या होता है लीगल राइट्स। लीगल राइट्स में क्या होता है, वो फिक्स पीरियड के लिए होता है। कोई भी अगर हम लाइसेंस लेते हैं तो लाइसेंस हमें फिक्स पीरियड के लिए मिलता है, फिक्स टाइम ऑफ पीरियड के लिए मिलता है। जैसे लाइसेंस 10 साल के लिए मिला, 15 साल के लिए मिला, तो जितने साल के लिए हमें लाइसेंस मिला है वो उसका लीगल यूजफुल लाइफ हो जाता है। तो एक एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होता है और एक लीगल यूजफुल लाइफ होता है। इट इज कंसर्न टू टेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट्स हम आपको बताया, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, कार, मोटर कार, ये सब। और लीगल यूजफुल लाइफ ये कंसर्न यानी कि संबंधित होता है इंटेंजिबल फिक्स एसेट से। इंटेंजिबल फिक्स एसेट पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ओके, तो ये सब के लिए एक लीगल राइट मिलता है फिक्स पीरियड के लिए। ओके, तो लीगल यूजफुल लाइफ होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
डेप्रिसिएशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं क्या सब हो सकती है। ओके, देखो हिंदी वाले को हिंदी में भी नोट्स मिल जाएगा, हिंदी में सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, टेंशन मत लो, तो हिंदी वाले घबराएंगे नहीं। ओके, जिसको हिंदी में देना भैया यहाँ पर सब कुछ है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेप्रिसिएशन, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये कहता है कि एक बिजनेस में जब अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट किया जाता है तो डेप्रिसिएशन को पीएल अकाउंट में दिखाना कंपलसरी है, दिखाएंगे ही दिखाएंगे। किस में? पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चाहे वो बिजनेस प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए बोला गया कि इट इज चार्ज। ये क्या है? चार्ज है। चार्ज का मतलब होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। डेप्रिसिएशन अपने को एज ए एक्सपेंस से दिखाना है तो दिखाना है। ओके, मतलब डेप्रिसिएशन के कारण कंपनी लॉस में भी जा सकती है, बिजनेस लॉस में भी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। डेप्रिसिएशन किस पे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ एसेट्स पे। एसेट्स का जो कॉस्ट होगा उस पे हमेशा डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ओके, डेप्रिसिएशन रिड्यूस द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का जो बुक वैल्यू है उसको क्या कम करता है? रिड्यूस करता है। नेक्स्ट कहता है इट इज परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग। ये किसी भी एसेट्स में परमानेंट और कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग होता है। जो एसेट्स का वैल्यू परमानेंट और कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग होता है, उसका वैल्यू, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन कंटिन्यूज अप टू द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट्स। जब तक एसेट्स का लाइफ है तब तक उस पर डेप्रिसिएशन निकालते रहेंगे, चार्ज करते रहेंगे डेप्रिसिएशन उस एसेट्स पर। नेक्स्ट, द प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन इज मेड ओनली फॉर टेंजिबल फिक्स एसेट्स। याद रखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग आगे बनाएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। ओके, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओनली किसके लिए किया जाएगा? टेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए किया जाएगा, इंटेंजिबल के लिए नहीं किया जाएगा। इसका देख लेते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स है, नीड्स है, इंपोर्टेंस है प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बोले डेप्रिसिएशन का क्या उद्देश्य है, क्यों डेप्रिसिएशन क्यों आवश्यक है, क्या इसका महत्व है, तो सबके लिए यही सेम आंसर आपको राइट डाउन करना है आंसर शीट पे। ओके, टू असर्टेन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मशीन है, मशीन से हम प्रोडक्ट ले रहे हैं आउटपुट में। ओके, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या उस प्रोडक्शन जो फाइनल प्रोडक्ट आया है उसका जो कॉस्ट हम लोग डिटरमाइन करेंगे, क्या उसमें जो मशीन यूज हुआ है उसका वैल्यू नहीं गया? उसमें गया, क्योंकि मशीन रन हुआ है, चला है मशीन, तो कहीं ना कहीं मशीन का वैल्यू कम हुआ है, तो उसका भी कॉस्ट उस प्रोडक्ट पे हम लोग जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। ओके, टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस प्रॉपरली। डेप्रिसिएशन हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमारे बिजनेस का एक्चुअल में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ये मालूम हो सके। टू शो एसेट्स एट करेक्ट वैल्यू इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जब हम मशीन को दिखाएंगे, एसेट्स को दिखाएंगे, तो किस वैल्यू पर, उसका क्या वैल्यू होगा, एक्चुअल कॉस्ट क्या रही, बचा हुआ है उसका एक्चुअल कॉस्ट। मान लो कि मशीन हमने तो खरीदा 10 साल के लिए, 2 साल यूज कर लिए, तो 2 साल के बाद उसका वैल्यू कितना बचा, वो हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल। डेप्रिसिएशन हम इसलिए चार्ज करते हैं ताकि हमें ये हिडन रूप से कहीं हमारा कैपिटल ना लॉस में चला जाए, बिजनेस ना हमारा डूब जाए। ओके, तो अपने पूंजी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन लगाते हैं फिक्स एसेट्स पे। ओके, नाउ अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स हम इसलिए भी लगाते हैं, हमारा बेनिफिट है एक तरह से। टैक्स हम बिजनेस टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को, किस पे? तो प्रॉफिट पे। अब डेप्रिसिएशन के कारण क्या होता है? प्रॉफिट कम होता है। जब प्रॉफिट कम हुआ तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा, तो ये बेनिफिट है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट, लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का लीगल रिक्वायरमेंट भी होता है। अगर कोई कंपनी है तो उसमें कंपलसरी है कि वह डेप्रिसिएशन लगाए। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 123, क्लियर, 123 के अकॉर्डिंग
डेप्रिसिएशन चार्ज करे फिक्स एसेट्स पर। क्लियर? उसमें मतलब ये बोला गया, एक्ट में बोला गया है, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 123 में बोला गया कि डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा एसेट्स पर अगर कंपनी है तो। ओके, नेक्स्ट, अब कौन कौन से मेथड है डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, वो मेथड हम लोग देख ले। तो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए बहुत सारे मेथड है, लेकिन गिने चुने जो मेथड एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड होता है ये। ओके, एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड। तो ये मेन दो है हमारा, दो हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, फिर एन्युटी मेथड भी पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन फंड मेथड भी पढ़ेंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड भी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, एक दो देखते चले जाएंगे। लेकिन डीपली जो हम लोगों को पढ़ना है वह हमें ये दोनों पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये सारे मेथड है, ओके, बहुत सारे, मतलब 11 मेथड का हमने नाम दे दिया। अब यहां पर आ जाए जरा जर्नल एंट्री हम लोग समझ लेते हैं। जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमें जर्नल एंट्री भी करना पड़ेगा और एसेट्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। जर्नल एंट्री भी करना पड़ेगा और एसेट्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। क्लियर? सो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री देख ले कि जर्नल एंट्री क्या क्या करना पड़ सकता है वहां पे। ओके, तो कहता है व्हेन एसेट्स इज परचेज, जब एसेट्स आप परचेज करोगे तो उस समय क्या एंट्री करोगे। तो एसेट्स जो हम परचेज करेंगे वो कैश में भी परचेज और क्रेडिट पर भी परचेज कर सकते हैं। तो भैया कैश में परचेज करो या क्रेडिट परचेज करो, एसेट्स तो बिजनेस में आएगी, एसेट्स तो कम सीन होगा बिजनेस में। तो एसेट्स अकाउंट को डेबिट करना है। कैश में परचेज किए हो तो टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट इन कैश में, बैंक भी लगा सकते हो, कैश भी लगा सकते हो। अगर आप क्रेडिट उधार परचेज किए हो तो टू वेंडर्स अकाउंट ऑन क्रेडिट के लिए। अब वेंडर्स का मतलब क्या हो गया, यहां पर वेंडर का नाम होगा XYZ लिमिटेड से हमने मशीन परचेज किया उधार, तो XYZ लिमिटेड हमारा क्या हो गया, वेंडर हो गया। तो वहां पर वेंडर का नाम देंगे XYZ लिमिटेड अकाउंट। क्लियर? अब हम एसेट्स जब परचेज कर लेते हैं तो उसके बाद हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या हो गया, नन कैश लॉस। नन कैश लॉस, कैश में नहीं जाता, यह ऐसा लॉस है जो कैश में नहीं जाता है, लेकिन ये हमारा लॉस है, एक्सपेंस है जो कैश में नहीं होता है। ओके, नन कैश लॉस होती है। ओके, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना एक तरह तो लॉस हो गया, तो लॉस को डेबिट करते हैं। दूसरी तरफ डेप्रिसिएशन हम किस पे, फिक्स एसेट्स पे लगाएं, तो फिक्स एसेट्स का वैल्यू क्या हुआ, कम हुआ, तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो ध्यान रखो जिसका अपना बैलेंस जब ये बढ़ता है तो डेबिट ही होगा, अपना ही बैलेंस होगा, यानी कि डेबिट ही होगा। अगर एसेट्स का वैल्यू कम होता है तो इसका जस्ट अपोजिट क्रेडिट। ओके, क्रेडिट हो जाएगा। तो एसेट्स में कमी आ रही है तो थ्रू एसेट्स अकाउंट, इस कारण से हम यहां पर एसेट्स को कम किए हैं क्योंकि इसका वैल्यू कम हो रहा है, और डेप्रिसिएशन को डेबिट किए हैं, क्यों, क्योंकि हमारा लॉस है, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट, जब डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब डेप्रिसिएशन का स्थान, डेप्रिसिएशन एक डब्बे से निकल के कौन से डब्बा में जा रहा है, पीएल के डब्बा में। तो यहां पर देखो डेप्रिसिएशन की जगह पर कौन आ जाएगा, पीएल। अब ये डब्बा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, आई मीन पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट समाप्त हो रहा है यहां पर, इसीलिए क्या, यहां पर डेबिट है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर? ये डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर देंगे लास्ट में। अगर मान लो कि कुछ समय यूज करने के बाद हम एसेट्स को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उस केस में क्या एंट्री होगा, तो फॉर सेल ऑफ एसेट्स, तो बैंक अकाउंट डेबिट, सेल करोगे तो पैसा आएगा, और टू एसेट्स अकाउंट, एसेट्स जाएगा। क्लियर? लेकिन जब सेल करोगे तो ये देखना कि इस पे हमें क्या प्रॉफिट भी हो रहा है या लॉस भी हो रहा है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस को क्या करना है, डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स इफ लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स अकाउंट, क्रेडिट कर देंगे। तो दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों में से कोई एक होगा, और या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, दोनों नहीं होगा। तो यहां पे हम थ्योरी में दे दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर लॉस होता है तो डेबिट करना, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स को, और प्रॉफिट होता है तो उसे क्रेडिट करना। ओके, नेक्स्ट, फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि प्रॉफिट को हम दिखाते हैं पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड में। अगर लॉस हुआ है तो लॉस को पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देना। ओके, तो यहां तक हम लोग एक एक चीज हम लोग समझ चुके हैं, ये एंट्री है। ओके,
एक एक चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। डेप्रीशिएशन क्या होती है, डेप्रीशिएशन कौन से एसेट्स पे लगाया जाता है, डेप्रीशिएशन लगाने के क्या कारण है, किस कारण से डेप्रीशिएशन लगती है, वो हमने कॉजेज भी देख लिया, वो हम एसेट्स भी देख लिए, डेप्रीशिएशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो देख लिए, उसके बाद कौन कौन से मेथड है वो देख लिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो देख लिए। ओके, डेप्रीशिएशन किस पे नहीं लगाया जाता है, तो लैंड पे नहीं लगाया जाता है। डेप्रीशिएशन कैसा लॉस है, तो ये हमारा नन कैश लॉस होता है। कौन सा लॉस होता है, नन कैश लॉस होता है। और यही चीज हम लोग हिंदी में भी देखेंगे सेम टू सेम। ह्रास किसी भी कारण से अस्थायी संपत्ति के मूल्य में क्रमिक और अस्थायी कमी को कहते हैं, यानी कि क्रमिक, ग्रेजुअल एंड परमानेंट, अस्थाई। ओके, किस पे लगाया जाता है, तो अस्थायी संपत्ति पे लगाया जाता है, फिक्स एसेट्स पे लगाया जाता है। ओके, फिक्स एसेट्स पे लगाया जाता है। क्लियर, फिक्स एसेट्स पे लगता है। फिक्स एसेट्स कौन कौन सा है, यानी कि डेप्रिशिएबल एसेट्स कौन कौन सा है, तो अचल संपत्ति मतलब फिक्स एसेट्स, टेंजिबल फिक्स एसेट्स जिसमें भवन, संयंत्र, मशीन, फर्नीचर आदि ये आता है। इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लीज, कोई भी कानूनी अधिकार, ये होती है। क्षयशील संपत्ति या वेस्टिंग एसेट्स बताएं आपको, कोयले की खान हो गया, तेल के कुएं हो गए, पत्थर की खान हो गई। ओके, जमीन पर कभी भी ह्रास नहीं लगाया जाता है। ओके, ह्रास क्या है, नन कैश लॉस होती है। ह्रास आने के कौन कौन से कारण है, डेप्रीशिएशन के कॉजेज कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर टूट फूट है, दुर्घटना है, समय बीतना, कानूनी अधिकार में। प्राकृतिक कारण हो सकता है, बाढ़, भूकंप, आग। बाजार मूल्य में स्थायी गिरावट हो सकती है। अप्रचलन, नया आविष्कार होता है तो पुराना जो आविष्कार हुआ था वो क्या होता है, अप्रचलन में हो जाता है। ओके, उसके बाद रिक्तीकरण, खदानें हो गई। खदान में से जैसे जैसे कोयला निकालेंगे, तेल निकालेंगे, पत्थर निकालेंगे, उसमें क्या होगा, कमी आती जाएगी, तो जिसको बोलते हैं हम लोग डिप्लेशन। ओके, उसके बाद ह्रास की राशि का निर्धारण करते समय कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स में हमने आपको बताया कि सप्लायर को जो पेमेंट किया वो, और प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज। स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या होती है, तो यूजफुल लाइफ समाप्त होने के बाद जो एसेट्स को सेल करने से जो अमाउंट रिलाइज होगा उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। ओके, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी कभी होता क्या है कि बिजनेस में सेकंड हैंड कोई एसेट्स परचेज किया करके लाया जाता है। मान लो कि सेकंड हैंड मशीन परचेज करके लाया गया, तो सेकंड हैंड मशीन को हम लोग ओवरवाइलिंग करवाते हैं, आई मीन उसको रिपेयर करवाते हैं ताकि हमारे बिजनेस में यूज हो सके। तो जब तक यूज नहीं किए हैं उससे पहले सेकंड हैंड मशीन पर जितना खर्च किया गया उसके मेंटेनेंस में, यानी कि ताकि बिजनेस में चल सके, तो जो भी खर्च किए वो भी खर्च क्या होगा, उस सेकंड हैंड मशीन के कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। ओके, यूजफुल लाइफ भी आपको बता ही दिए, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होती है और एक लीगल यूजफुल लाइफ होती है। उसके बाद ह्रास की क्या विशेषताएं हैं, यह लाभ के विरुद्ध प्रभार है, प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई बहस नहीं होता है, डेप्रीशिएशन चार्ज किया जाता है तो किया जाता है। ह्रास संपत्ति की लागत पर आधारित होती है, लागत पर निकाला जाता है डेप्रीशिएशन हमेशा। ह्रास अचल संपत्तियों के मूल्य को कम करता है, यानी कि फिक्स एसेट्स के वैल्यू को कम करता है डेप्रीशिएशन। यह अस्थायी और निरंतर घटने वाला होता है, ये निरंतर कम करता है। ओके, एसेट्स के वैल्यू को। ह्रास संपत्ति के जीवन के अंत तक जारी रहता है, जब तक एसेट्स का लाइफ है तब तक डेप्रीशिएशन लगता है। ह्रास का प्रावधान केवल मूर्त संपत्तियों यानी कि टेंजिबल फिक्स एसेट्स में किया जाता है। नेक्स्ट, ह्रास प्रदान करने के उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व आपको बताया। उत्पादन की वास्तविक लागत जानना है तो उसके लिए हम लोग डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं फिक्स एसेट्स पर। शुद्ध लाभ हानि क्या हुआ वो ठीक से पता करने के लिए डेप्रीशिएशन लगाते हैं। बैलेंस शीट में एसेट्स का क्या एक्चुअल वैल्यू बचा है उसके लिए हम लोग डेप्रीशिएशन लगाते हैं। पूंजी का संरक्षण करने के लिए, प्रोटेक्शन, कैपिटल का प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग डेप्रीशिएशन लगाते हैं। कर के अधिक भुगतान से बचने के लिए हम लोग डेप्रीशिएशन लगाते हैं ताकि सरकार को ज़्यादा टैक्स न दे पाएँ। ओके, उसके बाद आ जाते हैं ह्रास की कानूनी अधिकार भी, आवश्यकता भी होती है। संयुक्त स्टॉक कंपनी यानी कि कोई कंपनी है, ओके, उस कंपनी में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार लाभांश घोषित करने से पहले, लाभांश डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले जितना फिक्स एसेट्स है उस पर डेप्रीशिएशन लगाना कंपलसरी है, अनिवार्य है। ओके, ह्रास की कौन कौन से विधि है, तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है जिसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं। जब डेप्रीशिएशन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, उसके बाद डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड देखेंगे, तो ये सारे मेथड है इतना। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग आपको जर्नल एंट्री बता देंगे। क्लियर, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेप्रीशिएशन क्या होती है, कौन से एसेट्स पे लगाया जाता है, किस कारण से डेप्रीशिएशन आता है, कौन कौन से मेथड है, क्या जर्नल एंट्री होगा, ये सब। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। ओके।
बाय।